बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर कि कोरोना के मरीजों की तादाद में आस्ता आस्ता कमी आती जा रही है और जो टेस्ट हो रहे हैं उनके मुताबिक इस रेशो में भी अब कमी वाक़ई हुई है। सिंध के अंदर सूरत हाल ज़रा कदरे मुख्तलिफ है। वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद न होने की वजह से कुछ मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, जिसके बाद हुकूमत सिंध ने अब मार्केटों के औकात भी तब्दील किए हैं और 8 बजे की बजाय 6 बजे मार्केटें बंद की जाएंगी, बल्कि 15 दिनों के लिए तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। लेकिन पंजाब की सूरत हाल खासी बेहतर हुई है, इसलिए पंजाब में जो लॉकडाउन जुज़वी लॉकडाउन था उसमें भी आस्ता आस्ता कमी की जा रही है। रेस्टोरेंट्स को भी इजाज़त दी जा रही है कि वो ओपन एरियाज़ में रेस्टोरेंट्स ओपन कर सकेंगे और जिन अजला में बहुत तादाद कम है, 5% से कम वाले अजला, वहाँ स्कूल और तालीमी इदारे भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना के हवाले से वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही है, अब तक पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर 26,31,873 अफराद को जुज़वी वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 11,93,441 अफराद को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी है। यानी कुल आबादी के 1.1% अफराद को यह वैक्सीन लगी है। इसराइल की 62% आबादी को, मंगोलिया की 55% आबादी को, बरतानिया की 55% आबादी को, हंगरी की 51%, बहरीन की 51%, कनाडा की 49%, अमेरिका की 48%, जर्मनी की 39%, इटली की 34% आबादी और फ्रांस की 33% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे है। अभी बड़ी एक लंबा अरसा दरकार होगा कि पाकिस्तान के तमाम अफराद इस वैक्सीन को लगवाने में कामयाब हो चुके होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो SOPs पर अमल दरामद की बात की जाती है, उसी के नतीजे में कोरोना के मरीजों की तादाद कम की जा सकती है। आज के प्रोग्राम में इसका जायजा लेंगे कि ये जो तादाद कम हो रही है इसकी वजह क्या है। क्या SOP पर अमल दरामद सही तरीके से शुरू हो गया है? फिर जो बात की जाती थी चीन मॉडल की, कि चीन के अगर हम मॉडल को अपना लेते शुरू से ही तो काफ़ी हद तक कोरोना का वायरस पाकिस्तान में ना फैलता। चीन ने कामयाब तजर्बा किया, उस तजर्बे से कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है, फिर जो वैक्सीन आ रही है चीन से उससे पाकिस्तान कितना मुस्तफ़ीद हो रहा है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, मुल्क के मारूफ माहिर तिब हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब, मुल्क के मारूफ रेडियोलॉजिस्ट हैं, कोरोना केसेस को डे बाई डे मॉनिटर भी करते हैं और ख़ास तौर पे अगर रेडियोलॉजी की बात की जाए, मरीज़ फौरी इफेक्ट होता है, लंग्स इफेक्ट होते हैं, CT स्कैन एक्सरे के बाद पता चलता है कि वो किस हद तक इफेक्ट हो चुका है। इसको रोज़ाना मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कोरोना के हवाले से। और साथ आमर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, तजियाकार हैं और अज़ाज़ी सफ़ीर हैं सिल्क रूट के, जो पाकिस्तान में और पूरे इन ममालिक में एक सिल्क रूट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चीन का, और चीन की हुकूमत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से वहाँ वैक्सीन किस तरीके से लगाई गई, किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया गया, ये भी उनकी निगाह में हर वक्त रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब। आपका प्रोग्राम का आगाज़ आज आपसे ही करना चाहूँगा। पंजाब में बहुत बेहतर सूरत हाल लगती नज़र आ रही है, हुकूमत पंजाब दावेदार भी है, लेकिन क्या आप समझें कि कोरोना के मरीज़ कम हो रहे हैं, वायरस कम फैल रहा है, या SOPs पर अमल दरामद की वजह से, या इस वायरस का जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक क्रेडिट हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए कि देखें इन्होंने थोड़ा सा लेट, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है किसी हद तक। और ईद एक बहुत प्रेशर वाला वक्त होता है, आपको पता है कि सारा साल लोग ईद की तरफ देखते हैं, ताजर हजरात, ट्रांसपोर्टर्स और ये सब, और उनके आगे इस तरह का चीज़ को ले आना और इम्प्लीमेंट भी करा लेना किसी हद तक वो बहुत मुश्किल काम था। और ये कोई पॉपुलर फैसला नहीं था कि ईद पे जो लॉकडाउन किए गए, दुकानें बंद कर दी गईं, और आखिरी रमज़ान के याम में भी यही चीज़ हुई, और वो काफ़ी उसके अच्छे नतीजे आए कि वरना तो आपको पिछली ईद का हमारा तजर्बा पता है कि पिछली ईद के 10वें 12वें दिन बीमारी पीक पे चली गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत अच्छे इकदाम किए गए जिनकी वजह से ये बीमारी कम हुई, क्योंकि आपको पता ही है हमारे नेक्स्ट डोर इंडिया बिल्कुल लाहौर के तो बिल्कुल साथ ही है, तो वहाँ क्या हालात हैं और किस तरह ये बीमारी बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि उनकी हुकूमत की
नाकाम पॉलिसियों की वजह से हुई कि उन्होंने जलसे जुलूस और मजहबी त्यौहार भी करोड़ों लोगों के किए, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि वो भी जाने हमारे ज़ाहिर इंसानों की हैं और वो बचें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें वायरस तो देखें जो है, वायरस तो ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। वायरस तो म्यूटेट भी करती जा रही है, उसमें डबल म्यूटेशंस भी आ रही हैं, और जो भी म्यूटेशन, जी एब्सोल्युटली, क्योंकि देखें वो जो पहले वायरस थी उसका लगाव का जो अफेक्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, ये उससे दुगने से भी ज़्यादा अफेक्ट हो गया, क्योंकि जितनी भी म्यूटेशंस और वेरिएशंस आई हैं, और अभी हमने रिसेंटली स्टडी अपनी रिलीज़ भी की है UHS की, कि 80% जो लाहौर में, पंजाब में वायरस के केसेस ना B117 के हैं, जो कि UK वेरिएंट है, जो UK में भी वो साउथ अफ्रीका से आया था, और उसमें 17 वेरिएशंस हैं इसके RNA में, और सारी की सारी स्पाइक प्रोटीन्स में हैं जो कांटे हैं, जिनके ऊपर वैक्सीन ने भी काम करना है, और जिनका काम ये है कि वो जाके फेफड़े में वायरस ने उनके ज़रिए एंटर होना है, ACE2 रिसेप्टर्स के साथ लगना है। तो इसलिए वो उसका चांस लगने का तकरीबन डबल हो गया हुआ है। ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी है लेकिन वो कम है, 80% इस वक्त B117 है। हमें डबल म्यूटेंट जो आई है स्ट्रेन भारत का, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लाहौर में और पाकिस्तान में नहीं नज़र आया, और अल्लाह करे वो नहीं आए। इसलिए जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपना इस वक्त एक्सेलरेट करना है वैक्सीनेशन का अमल, क्योंकि वैक्सीन का प्रॉब्लम ये है कि इसमें नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो हमें जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी चाहिए, वरना तो ये वैक्सीन्स भी गैर मौसर हो जाएंगी अगर हमने इसको बहुत देर तक ना अचीव कर सके। जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, चाहे वो इजराइल था या यूरोप के ममालिक थे, वो छोटे ममालिक हैं। हमारा इशू सबसे बड़ा ये है कि हम दुनिया के तकरीबन तीसरा बड़ी मुमलिकत बनने जा रहे हैं। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 15.5 करोड़ इमीडिएटली हमें वैक्सीनेट करने पड़ेंगे। हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए मिनिमम नंबर हमारा 75% होगा, तो हम समझते हैं कि हम वाकई जो ज़िंदगी हमें ख्वाब अब लगती है 2019 की और उससे पहले, कि उस तरफ हम जा सकेंगे। अभी हमें अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, ना कि जानों की कुर्बानी देनी है। अगर हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें इस स्पीड से कम से कम 4, 5, 6 साल लग सकते हैं। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ वैक्सीन के हवाले से। डॉक्टर फयाज साहब ये बताइएगा कि जो केसेस आप डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, ख़ासतौर पर स्कैन जब आप करते हैं, उसको चेस्ट एक्सरे करते हैं, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं लोड बड़ा है, इससे हवाले से ज़्यादा ख़तरनाक है ये लंग्स को अफेक्ट करने के हवाले से? जी थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड वेव में जो हम लोगों ने स्टडी किया है रिगार्डिंग एक्सरे एंड CT, कि उसमें पेशेंट्स आर मच मोर सिम्टोमेटिक, मीन सिम्टम्स ज़्यादा हैं और लंग्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। और एक्सरे में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, आप कह लें कि दैट इज़ अ बिट रफ आइडिया कि अप्रॉक्सीमेटली जो कोविड पॉजिटिव हैं 50% तक ये थर्ड वेव में, पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट वेव में लंग्स आर नॉट मच इन्वॉल्व, सेकंड वेव में जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। थर्ड वेव में लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसमें हम लोगों ने अब जो स्पेशली फॉलो करते हैं इंग्लैंड मॉडल के फॉलोअप ऑन एक्सरे और CT, फॉलोअप को बड़ा शॉर्ट कर दिया गया है कि CT मस्ट है एक दफ़ा एटलीस्ट स्टार्ट में, फिर 1 हफ्ते के बाद CT किया पता चले कितना इफेक्ट किया है, ताकि वो लंग्स वो इफेक्ट कितना हो गया हुआ है, कितने % हो गया, नंबर 1। नंबर 2 उसकी प्रोग्रेशन कितनी है, वो आगे डे बाय डे कैसे चल रहा है। तो इसलिए इसमें अब CT फौरी होना चाहिए इमीडिएटली जब भी पता चले कि कोविड पॉजिटिव है, स्पेशली इन थर्ड वेव, क्योंकि बहुत ये जानलेवा है और बहुत ही अग्रेसिव है। ज़्यादा क्रिटिकल लंग्स के ऊपर ही है, ज़्यादा क्रिटिकल लंग्स के ऊपर है। ठीक है। और एक्सरे जो हैं वो रिपीट होने चाहिए आफ्टर एवरी 3 डेज, मतलब 3 दिन बाद एक्सरे रिपीट होने चाहिए। और CT इनिशियली लाजमी होना चाहिए। लेकिन उससे आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं कि कितना इफेक्ट हो चुका है, उसको रिकवर करने का फिर तरीकाकार क्या है? जी, शुरू में तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थे, नाउ अब एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है, उसमें स्कोरिंग सिस्टम है। अच्छा, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि लंग्स कितने इन्वॉल्व हैं। पहली बात है इन्वॉल्व हैं या नहीं है। अगर इन्वॉल्व नहीं है तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वॉल्व हैं तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसी तरह फिर माइल्ड इन्वॉल्वमेंट है या दरमियाने दर्जे की है या बहुत ज़्यादा है,
तो डेफिनेटली अगर दरमियाने दर्जे की है तो हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट अग्रेसिव तरीके से करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ शिकायत ऐसी भी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमें एक्सरे भी हमारा क्लियर आया लेकिन हमें फौरी कोई हैवी डोज की तरफ लगा दिया गया, उसके लिए एंटीबायोटिक उसी पे रहना चाहिए सिर्फ? देखिए पाकिस्तान में तो ओवर डोजिंग चल रही है, ओवर ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि अब ये लंग्स इन्वॉल्व नहीं हुए तो आप अग्रेसिव ट्रीटमेंट दे देते हैं। पाकिस्तान में इशू है, बट अगर आप स्टैंडर्ड की तरफ जाएं तो अगर लंग्स इन्वॉल्व नहीं हुए तो आपको उसी तरह माइल्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अगर लंग्स इन्वॉल्व हैं और किस हद तक इन्वॉल्व हैं तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आमिर साहब, बात की जाती है सिल्क रूट की, बात की जाती है, आप सिल्क रूट के हवाले से भी देखते हैं चीज़ें, चीन की गवर्नेंस को भी देखते हैं। ख़ासतौर पर अगर बात करें कोरोना का, जिस तरीके से चीन ने फौरी काबू पाया, लॉकडाउन करके, शहर बंद करके, और कहा कि चीन ने अपने आप को बचा लिया, ये मॉडल पाकिस्तानी हुकूमत को भी दिया गया लेकिन पाकिस्तान शायद उस तरीके से अमल ना कर पाया। जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। पहली चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि चाइना गवर्नमेंट ने जिस तरह लॉकडाउन किया शायद हमने उसका 10% भी अप्लाई नहीं किया। ठीक है। वहाँ पे जब 31 दिसंबर 2019 को जब डिडक्ट हुआ और जनवरी 6 से उन्होंने इस पे एक्टिवली काम करना शुरू किया और ऑलमोस्ट 14 जनवरी तक दे डिसाइडेड कि दे विल लॉकडाउन एवरीवेयर। और वो लॉकडाउन ऐसा नहीं था जैसा हम समझ रहे हैं हमारे मुल्क में होता है। हमारे मुल्क में जो लॉकडाउन है कि जी सेमी लॉकडाउन है, या आप फिर रहे हैं बाहर मास्क लगाए बगैर फिर रहे हैं, या इसकी वहाँ पे उन्होंने जैसे शुरू किया इसे कि जितने लोग जितने एरियाज थे उन एरियाज को ब्लॉक कर दिया। आपने अगर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रैवल करना है तो आपको फिर भी उसके लिए एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिटी टू सिटी या विद इन द सिटी भी आपने ट्रैवल करना है। और फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि कोई भी फैमिली में से एक शख्स है जो बाहर जा सकता है और बाहर जाके वो अपना डेली रूटीन के काम कर सकता है। आज वो वुहान जहाँ पे 2019 दिसंबर में कोरोना शुरू हुआ था, इसी माह वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया गया है और वो फेस्टिवल है रिहेबिलिटेशन फेस्टिवल कि हमने कोरोना पे काबू पा लिया। इट मींस वहाँ जीरो है, बिल्कुल जीरो है वो जगह जहाँ से ये शुरू हुआ था। और इसके लिए जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं शायद हमें उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने फार्मेसी की तरफ तवज्जो दी है, उन्होंने हर्बल्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट जो है वो गार्लिक में फाइंड किया है, एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट उन्होंने जिंजर में से निकाला है कि उन्होंने इसको अपनी ज़िंदगी का इतना मामूल का हिस्सा बना दिया है। फिर इसके साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे वर्कआउट किया है, लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने हर्बल मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। इस वक्त उनकी जितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है वो सारी ये है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करें। और इम्यून सिस्टम बेटर वैसे ही हो सकता है कि जब आप हर्बल मेडिसिन की तरफ जाएँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर्बल मेडिसिन पे कोई ना कोई, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि चाइनीज ने हॉट वाटर को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया जब ये वहाँ पे बहरान शुरू हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये हाफ इंफॉर्मेशन है। चाइनीज ने हॉट वाटर को पिछले कई सदियों से अपने कल्चर का हिस्सा, जिसे वो कहते हैं ये हमारा कौमी मशरूब है, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि वो नॉर्मल बुखार को भी हॉट वाटर से ट्रीट करते हैं। तो ये उनकी बिल्कुल ये उनके कल्चर का हिस्सा है। हमें सर छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें, वापस आते हैं। तो वैक्सीन के साथ साथ इस पर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में ये चीज़ें अडॉप्ट अगर की जाएं, हर्बल मेडिसिन या कम से कम एहतियाती तदाबीर, तो किस हद तक इससे बचा जा सकता है और कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म कैसे होगा, कब होगा, बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीन की बात की जा रही है, कुछ लोग कहते हैं चाइना की वैक्सीन लगवाएं, कुछ कहते हैं जी वैक्सीन लगवाने से कुछ दोबारा से बुखार हो जाता है या फिर से कोरोना वायरस होने का खदशा मौजूद रहता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं चाइना की वैक्सीन नहीं लगवानी। मुख्तलिफ किस्म के सवालात और खदशात हैं पाकिस्तानियों के ज़हन में। देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि ये जिस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं ये मेरा अल्लाह ना करे कि हमारी ज़िंदगी में फिर कभी आए ना। ये पहले ऐसा कोई दौर आया कि जहाँ पे 40 लाख लोग मर जाएं जिस चीज़ से, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हो सकती है। और इस अंधेरी रात जिससे गुज़र रहे हैं, जो कम से कम 15 महीनों पे मुहित है अब, और हर चंद मिनटों के बाद कोई एक लाश पड़ी हुई है, तो इसका जो एंड ऑफ द टनल जो हमें कोई थोड़ी सी उम्मीद की किरण आ रही है नज़र, वो
इसी वैक्सीन इफेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम से नज़र आ रही है। वैक्सीन हरगिज़ सिर्फ इसलिए नहीं लगाई जाती कि वो मुझे बचा लेगी, इसलिए लगाई जाती है कि एक इस बीमारी को हम रुखसत कर सकेंगे और उन लोगों की भी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होने के बाद जान बच सकती है जो वैक्सीन लगा नहीं सकते, जैसे छोटे बच्चे हैं, हामला हमारी बहनें बच्चियाँ हैं, या ऐसे कैंसर के मरीज़ हैं, ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम ये एक तरह से एक एसेंशियल सर्विस है जिसमें एंटर हो रहे हैं, और ज़ाहिर है आपको भी बचाएगी वैक्सीन और बाकी लोगों को भी बचाएगी और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को बचाएगी। डॉक्टर साहब खतरा कोई नहीं इससे? कुछ लोग जो कहते हैं चाइना की वैक्सीन, अमेरिकन वैक्सीन, रशियन वैक्सीन सब पाकिस्तान में इफेक्टिव हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने 18,000 लोगों का, मैंने एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर टोटल अगर मेरा नंबर देखें तो वो 33,000 लोगों को हम लगाई मैंने, और उनको अंडर स्टडी लगाई बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में, और उसका रिज़ल्ट ये आया जो हमने पब्लिश किया कि वैक्सीन ने 75% लोगों की बीमारी से टोटली प्रिवेंट किया, टोटली प्रोटेक्ट किया, 100% को प्रोटेक्ट किया सीरियस डिजीज़ से, कि आपको वैक्सीन अगर लगी हुई है और आपको ये बीमारी फिर भी लग गई है तो ना आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, ना आपको ऑक्सीजन हाई फ्लो की ज़रूरत पड़ी, ना आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है 100% इफेक्टिव वैक्सीन दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन आपकी स्टडी के मुताबिक डॉक्टर साहब, फिर तो हम ये समझें कि जो आपकी स्टडी है डॉक्टर साहब जो आपकी स्टडी है उसके मुताबिक तो 33,000 में से कोई एक फर्द भी सीरियस कंडीशन में नहीं गया अगर किसी को कोरोना हुआ भी तो? जी, जिनको वैक्सीन लगी थी उनमें से किसी एक को भी सीरियस डिजीज़ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई, और ये बहुत वेल टॉलरेटेड थी। किसी को इन 6-7 महीनों में कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ, कोई किसी के मर्दाना कमज़ोरी नहीं हुई, किसी का डीएनए नहीं चेंज हुआ, किसी के जिस्म में कोई लोहा नहीं गुजरा, किसी का मैग्नेट लगाया तो कुछ नहीं हुआ। चीज़ ये है कि देखें, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ दुश्मन ही फैला सकते हैं, चाहे वो इंडिया की सूरत में हो, चाहे वो इजराइल की एजेंसीज हों। सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। अगर वो दुश्मनों के हाथ में लग जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान से ये बीमारी रुखसत हो, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इस बोझ में दबा रहे और ये मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसके लोग भी मरते रहें। तो जाहिर है हमें अकल से काम लेना है, हमें मुस्तनिद ट्रीटमेंट्स हमने बेइंतहा स्टडीज़ की हैं इस दौरान। आप हिस्सा रहे हैं प्रोटेक्ट ट्रायल के हमारे साथ, जब आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी। तो देखें, हम एविडेंस बेस्ड बात करें, ऐसे बात करने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं। मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने क्लिनिकली कमर्शियली भी लगाई है। मैं तो अभी भी इस वक्त एन हुई की ZF 2001 की ट्रायल कर रहा हूँ, जिसको हमने इस वक्त तकरीबन हम 7,000 लोगों को वो लगा चुके हैं। ट्रिपल डोज वैक्सीन है जो लेटेस्ट है, और उसमें भी बड़ी सेफ्टी है और एफिकेसी उसकी भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी हम अब मैसेंजर RNA का भी ट्रायल शुरू करने लगे हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल, कोई भी वैक्सीन जो आपको मुहैया है वो फौरी तौर पे लगाएं, बगैर सोचे समझे के लगाएं। खुदारा इन चक्रों में नहीं पड़ें, ये आपके लिए भी डेंजरस अमल है और इर्द गिर्द के लोगों के और मुल्क के लिए भी बहुत डेंजरस अमल है, और ये दुश्मनों के हथे ना आप चढ़ें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब फयाज साहब, जो जावेद अकरम साहब बात कर रहे थे कि वैक्सीन हर हाल में ज़रूरी है। लोग खदशात फैलाते हैं, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी लेके आते हैं। वैक्सीन के साथ साथ इस वक्त जो कोरोना का तीसरी लहर है उसमें कमी तो अगरचे हो रही है, लेकिन उसमें जो लोग इफेक्ट होते हैं बेसिक उन्हें करना क्या चाहिए फौरी तौर पर? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर जावेद अकरम के स्टेटमेंट पे। लोगों को देखें, वैक्सीनेशन करवाना मैंडेटरी है, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वैक्सीन जैसे अभी तक जितनी भी वैक्सीन्स हैं, वो चाइनीज़ हो, वो रशियन हो, वो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ये ऑल 10+ वैक्सीन्स हैं जो अभी रिकमेंडेड हैं मल्टी कंट्री ट्रायल फेज़ 3 ट्रायल के बाद। इन ये ऑल वैक्सीन्स आर बेसिकली एफिकेसी इज़ बिटवीन, एफिकेसी जो है वो 50% से लेके 80% तक है, 100% किसी की भी नहीं है। तो इसलिए ये एक वैक्सीन तो लगवाना ज़रूरी है, इस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और कोई इसका नुकसान को नहीं, ये सारी अफवाहें बाकी सारी। ये नुकसानात हैं, नुकसानात साइड इफेक्ट्स हैं कुछ, वो डिस्कस कर लेंगे। साइड इफेक्ट्स हैं, देखिए कोई भी वैक्सीन एक तो 18 साल से नीचे रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है,
अब ये बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि 60+ को लगाया जाए, वो हाई रिस्क पे हैं, फिर 50 पे, 50+ पे, ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल था, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल। तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट वैक्सीन के डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं, मगर कोई भी जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। और वैक्सीन पे ये रिकमेंडेड है कि ये मल्टी ट्रायल्स हो चुके हुए हैं कि वैक्सीन के बाद कोई भी वैक्सीन है, ऑल दीज ये वैक्सीन रिकमेंडेड हैं, इसके बाद सीरियस इलनेस नहीं होती। ठीक है। कोविड इन्फेक्शन हो सकती है मगर वो इस हद तक सीरियस नहीं होगी कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं कि वैक्सीन के अलावा भी डॉक्टर साहब इस थर्ड जो वेव है वायरस की, इससे बचने के, यानी जिसे कहते हैं कि पेश की कुछ एहतियात कर लेनी, वो क्या की जानी चाहिए? वो तो SOPs और इम्यूनिटी बढ़ाएं। ठीक है। उसमें जैसे चाइनीज़ का जिक्र हुआ पहले, वो हमें भी उसी तरह जैसे हमारे देसी चीज़ें हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी ज़रूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाई जाए वो डेफिनेटली इन्फेक्शन, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इन्फेक्शन अगर होगा भी तो सिम्टम्स बहुत कम होगी। तो जो टेस्ट ना कराने की तरफ लोग जाते हैं वो नुकसान की तरफ जाते हैं। देखें वो टेस्ट तो ये थर्ड वेव में एक और नई चीज़ आई है जिसमें जो टेस्ट हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के हमने देखे हैं कि टेस्ट नॉर्मल हैं सारे बट सिम्टोमेटिक हैं, मगर इससे देखें क्लिनिकली ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर टेस्ट नहीं करवाएंगे। टेस्ट बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए, फौरी करवाने चाहिए जैसे फिजिशियन ने रिकमेंड किया है, और बेसिक एक्सरे जैसे लाजमी होना है, CT होना है, ये करवाएंगे तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। टेस्ट बिल्कुल करवाने तो चाहिए। आपको लग रहा है कि वाकई जो हुकूमत दावेदार है कि कमी वाकई होती जा रही है, जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें कोरोना के मरीजों की तादाद कम हो रही है? नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि कोरोना की ये जो सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का किया था ईद के दिनों में, ये दैट वाज वेरी इफेक्टिव। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल कब तक समझेंगे ये कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, ये उम्मीद कब तक की जा सकती है? देखिए अगर तो ये SOPs पे इम्प्लीमेंट किया जाए और साथ साथ वैक्सीनेशन अभी बड़ा रैपिड किया, गवर्नमेंट का स्टेप बड़ा अच्छा है कि उन्होंने बहुत रैपिड किया है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन मैक्सिमम की जाए तो आई थिंक इन दिस ईयर, ये एंड ऑफ दिस ईयर, वो इंशाल्लाह ये कोरोना काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा जैसे चाइना में हुआ। ये दिसंबर तक खत्म होने का काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा चांस। आमिर अली साहब, यानी इस वक्त चाइना को हम कह सकते हैं कि कोरोना फ्री है? जी डेफिनेटली, चाइना डिक्लेयर्ड दैट चाइना इज टोटली कोरोना फ्री एंड इंटर कंट्री ट्रैवल जो है बिल्कुल उन्होंने स्मूथ कर दिया है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। सो चाइना गवर्नमेंट क्लेम वी हैव डिफीटेड कोरोना। सार्स के साथ इसको कैसे कंपैरिजन चाइना ने किया? जी आपने बहुत ये एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया। एक तो चाइना गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनिशिएटिव इस चीज़ पे लिया कि हर्बल मेडिसिन का, जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हर्बल मेडिसिन सिर्फ ये जो जिसे हम यूनानी मेडिसिन कहते थे, वो यूनान नहीं था, वो वर्ड था यूनान। चाइना का एक सूबा था यूनान, और वो यूनान बड़ा मशहूर था अपनी हर्बल मेडिसिन्स की वजह से, अपने ये आयुर्वेदिक सिस्टम की वजह से। तो चाइना ने बेशुमार रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं जिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं एग्जैक्टली फिगर अगर दूँ तो शायद कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, बट आई लिसन समथिंग लाइक $13 बिलियन कि उनके उन इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने किया कि जहाँ पे वो हर्बल मेडिसिन्स डेवलप कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे सार्स के बाद, सार्स को चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ डॉक्टर्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि सार्स वाज वन शेप ऑफ दिस मोल कोरोना। यहाँ पे दो बड़े सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, चाइनीज़ साइंटिस्ट ने ये कहा कि इट इज़ अ शेप ऑफ कोरोना which was already existing, जो कि वक्त के साथ साथ ताकतवर होता जा रहा है। So it is then they give it the name is more corona। को वैक्सीन पाकिस्तान में भेजने की जो एक प्लानिंग कर रही है उसमें कब तक फौरी अमल दरामद होगा, क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो जो 2 दफ़ा शिपमेंट्स आई हैं वो चाइना गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऑन फ्रेंडली बेसिस गिफ्ट किया है, लेकिन हमें अब हमारी गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त जो है कि बाय करने की, ख़ासतौर पे साइनोफार्मा और साइनोवैक, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। और साइनोफार्मा और साइनोवैक दोनों जो हैं, अब इस पे भी जो रिसर्च हुई थी बेसिकली ये इट वाज बीजिंग ग्रुप था जो कि बायोमेडिसिन का। अब उस बीजिंग ग्रुप की आगे से ये सब्सिडी थी साइनोफार्मा, फिर साइनोवैक आई, और इन दोनों ने काम करके इसको इतना काबिल बनाया, इस पे तकरीबन एक टाइम खर्च किया कि इसकी फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल में जाने का, और देन दे ब्रिंग इट टू द सक्सेस।
तो अगर चाइना अपने मुल्क के लोगों को ये वैक्सीन लगा रहा है, इसका मतलब है कि चाइना अपने लोगों की केयर कर रहा है। अब ये अगर इसके इतने साइड इफेक्ट हो तो वो मुल्क अपने बंदों को छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पूरा में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे कि अगर 31 दिसंबर तक पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें मिल सकती हैं तो पाकिस्तान में इकानमी के लिए भी, पाकिस्तान में बिजनेस के लिए भी और मुल्क के बाकी मामलात के लिए भी हालात मजीद बेहतर हो सकते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर फयाज साहब ये बताइएगा कि अगर हम दिसंबर तक आप कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक कमी हो सकती है कोरोना के पेशेंट्स में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ब्लैक फंगस इंडिया में फैला इस कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे, पाकिस्तान में भी कोई ऐसी शिकायत हैं ऐसे? पाकिस्तान में अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो 1-2 केसेस ही ऐसे हुए हैं, वो सस्पिशियस हैं। बेसिकली पेशेंट जो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजनेशन पे रहते हैं, ऑक्सीजन पे रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनमें ख़तरा है। स्टीरॉइड्स देने से भी होता है? स्टीरॉइड्स में ये कम्बिनेशन आ गई ना, स्टीरॉइड्स दिया, साथ ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन चल रही है, और ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चल रही है जिसमें फंगस एक्चुअली वो उसकी सप्लाई में हो सकती है। तो इंडिया में तो यही अभी तक है कि वो काफ़ी ज़्यादा केसेस इंडिया में सामने आए हैं जिसमें ये फंगस के। पाकिस्तान में 1-2 केसेस हैं, वो भी कोई शॉर्ट ही नहीं है कि वो उसी ब्लैक फंगस के थे या जस्ट सस्पिशियस है, मगर ये ज़्यादा चांसेस हैं उन पेशेंट्स के जो ज़्यादा इल हैं और जिनको ऑक्सीजन लंबे टाइम के लिए दी गई है और साथ स्टीरॉइड चल रहे हैं, तो ख़तरा तो है उसकी। स्टीरॉइड से अवॉइड किया जाना चाहिए या नहीं? इसमें देखें, मिनिमल डिजीज़ में या लंग्स अगर इन्वॉल्व नहीं हुए फिर तो अवॉइड करना चाहिए, मगर पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ओवर मेडिकेशंस हैं, स्टीरॉइड फौरी दे दिए जाते हैं, बट ये असेसमेंट करना ज़रूरी है कि स्टीरॉइड कब दिए जाएँ, मगर स्टीरॉइड इज़ लाइफ सेविंग एज वेल। और मास्क जिसको वैक्सीनेटेड हो जो बंदा, वो मास्क लाजमी लगाएगा या छोड़ दे बेशक? नहीं, ये वैक्सीनेशन के बाद जितनी भी SOPs हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ये नहीं है कि आपको वैक्सीन लग गई तो आप बस जो मर्जी। बिल्कुल ऐसा ही है, वैक्सीन लग गई है तो आप मास्क नहीं उतार सकते, सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उनको फॉलो उसी तरह करना पड़ेगा। नो डाउट स्टडीज़ मल्टीपल हो चुकी हुई हैं कि वैक्सीनेशन के बाद आप उस तरह स्प्रेड वायरस नहीं कर सकते या नहीं करते जिस तरह नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन कर सकता है, तो इसलिए मगर सारे SOPs करने पड़ेंगे। आमिर साहब, चाइना के अंदर यानी ये सारा कुछ होने के बावजूद, वैक्सीनेशन भी होने के बावजूद, ये SOPs पर अमल दरामद अब भी है? जी, अभी भी बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने इस चीज़ को, बल्कि जब हमारे यहाँ पे तो SOPs को उस तरह फॉलो नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए था। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उन्होंने की और विदाउट मास्क कोई शख्स बाहर नज़र नहीं आ सकता था, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को जैसे सैनिटाइज करना प्रॉपरली, और फिर उनका एक शावरिंग सिस्टम, देन देयर हॉट वाटर, जैसे उनका एक स्टाइल है कि दे टेक इट लाइक अ नेचुरल ड्रिंक के जी हमने गर्म पानी पीना है। तो इन सारी चीज़ों ने इसको रिलेट किया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो सार्स वाली बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि चाइनीज़ डॉक्टर्स अपनी रिसर्च में इसको सार्स से रिलेट कर रहे हैं, जो कि 2002 में आया था और 2003 में डिसअपीयर हो गया। इट वाज ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ डिसीज़, लेकिन आज तक साइंसदान ये परेशान थे कि ये अचानक खुद ही डिसअपीयर कैसे हो गया, इसकी कोई रीज़न सामने नहीं आई थी। एनीवे, तब से वो इस पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी हर्बल मेडिसिन ऐसी डेवलप कर ली थी, जिसमें इंजेक्शन भी थे, जिसमें टैबलेट्स भी थी, कि वो इंसान के इम्यून सिस्टम को बेटर करे, और ये बहुत बड़ी वजह हुई। फिर उसके बाद NH1 आया था शायद 2009 में, जिसने जो भी सेम काइंड ऑफ डिजीज़ थी। तो हम ये ना समझे कि ये कोरोना एक दफ़ा आएगा, आके ये टोटली डिसअपीयर होगा, ये अपनी शेप्स चेंज करता जाएगा। हमें इसके लिए अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, हेल्थी डाइट की ज़रूरत है, हमें हर्बल जो नेचुरल हर्ब्स हैं इनकी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये डाइट की जो बात कर रहे थे, जैसे कोरोना का इफेक्ट होता है, तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो डाइट बेहतर वाला, अच्छे इम्यून सिस्टम वाला बच सकता है इससे? बिल्कुल, ये तो शुरू से ही इस पे डिस्कशंस रही हैं कि इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपकी सिम्टम्स बहुत कम होंगी। ठीक है, तो डाइट अगर ऑलरेडी अच्छी है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, जैसे हमारे यहाँ देखिए विटामिन C जो है वो स्टोर नहीं होता बॉडी में। विटामिन C डेली रिक्वायरमेंट है, डेली लेंगे तो विटामिन C आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसी तरह विटामिन D की ज़रूरत है। तो हमारे एक्चुअली इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं
हमें उतनी अवेयरनेस नहीं है कि इम्यूनिटी को डेवलप कैसे करना है, और इम्यूनिटी को डेवलप करके इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता इम्यूनिटी डेवलप करके। अब चाइना ने मैक्सिमम फोकस किया इम्यूनिटी डेवलपमेंट ठीक है, और अमेरिका ने भी ऐसे ही किया। अमेरिका में आपको पता है कि ये टेट्रा पैक मिल्क पे बड़ी रिसर्च हुई, क्योंकि किस हद तक वो सही है सही नहीं है। तो पाकिस्तान में तो देसी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इम्यूनिटी अच्छी डेवलप की जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज साहब आपका, तशरीफ अमली साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन का अमल जितनी तेज़ी होगा उतना इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।